बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद काशिफ राना और मैं आप लोगों को पीआरसी में पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट टीच करूँगा। अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे सब्जेक्ट में इन टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो कि इस टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों ने रीड करनी है। ज्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारी स्टडी टेक्स्ट के ऊपर रहेगा। स्टडी टेक्स्ट का होना आप लोगों के पास जरूरी है, मतलब आई कैप की स्टडी टेक्स्ट ये होना आपके पास जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म के किसी भी नोट्स वगैरह की जरूरत होगी तो वो मैं खुद आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगा। अगर हम लोग बात करें अपने पेपर्स की कि हमारे पास पेपर्स किस तरह से होगा, तो आप लोगों ने बाकी भी पीआरसी के सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े तो वहां पर आप लोगों को बताया गया होगा कि हमारे ये जो पीआरसी का एग्जाम होता है ये मोस्टली हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स ही हमारे पास ऐसे होते हैं। पीछे हूँ। हर पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो 2 घंटे होता है हमारे पास। किसी भी पीआरसी के सब्जेक्ट में जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारे पास 40 एमसीक्यूज मौजूद होंगे और साथ में एक लेंथी क्वेश्चन मौजूद है। 40 एमसीक्यूज हैं हमारे पास और हर एमसीक्यूज के हमारे पास 2 मार्क्स होते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक लेंथी क्वेश्चन मौजूद है जो कि 20 मार्क्स का है और जो रिटन फॉर्म में आपके पास होना है। वो जो हमारे पास 20 मार्क्स का पेपर मौजूद है ना, वो ऐसे समझ लें जैसे पूरी बुक में से बन के आना है। मतलब जिस तरह से ये बुक आप लोगों को शो हो रही है, इस बुक में जो हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा ना, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप लोगों के 20 मार्क्स का पेपर आता है चैप्टर नंबर 9 में से। लेकिन ये चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को उस टाइम तक समझ नहीं आता जब तक के पहले 8 चैप्टर ना आते, तब तक आप चैप्टर नंबर 9 नहीं कर सकते। बाकी हर चैप्टर में से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी तमाम चैप्टर्स मिलकर चैप्टर नंबर 9 को बना रहे होती हैं। मतलब हर चैप्टर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन तमाम चैप्टर्स ने मिलकर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 को भी सपोर्ट करना है। तो उस एक क्वेश्चन की प्रेपरेशन ऐसा नहीं है कि जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तब जाके करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग डेली बेसिस पे उस एक क्वेश्चन की प्रेपरेशन कर रहे होंगे कि उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कुछ करना है। वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में कि अगर आपके 40/40 सारे एमसीक्यूज ठीक हो और वो एक क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया, आपका पेपर फेल है। तो मतलब यहां पर ये नहीं कह सकते कि आप लोगों ने जस्ट 50% मार्क्स गेन करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो नहीं सॉल्व किया हुआ ना, आप पेपर नहीं पास कर सकते। आपको उसने 47-48 मार्क्स पे फेल करके वापसी भेज देना है। तो इस वजह से वो क्वेश्चन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंट्रो टू अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो अकाउंटिंग का पता होना जरूरी है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग एज सच नहीं है, ये जस्ट उसका एक ट्रेलर है कि अभी से डिसाइड कर लो आगे क्या करना है तुम लोगों ने। तो अभी देख लेना कि अकाउंटिंग कैसी चलेगी। इस अकाउंटिंग ने अब आपकी जान नहीं छोड़नी। इवन के बाकी सब्जेक्ट शायद रास्ते में रुकते जाएं, लेकिन अकाउंटिंग जान नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ोगे, कैप लेवल में जाकर आप लोगों ने FAR 1 पढ़नी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़नी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है, FAR 2 पढ़नी है। वहां से जैसे ही जान छुड़ाओगे आर्टिकल्स में जाओगे तो अकाउंटेंसी बनोगे, वहां पर फिर फाइनेंशियल्स बना रहे होंगे। CFAP के पेपर देने के लिए जाओगे तो एडवांस अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़नी है। तो ये अकाउंटिंग इतना कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इस इंट्रो टू अकाउंटिंग ने ना आपकी सारी अकाउंटिंग की बेस बनानी है कि अगर आप लोगों को ये इंट्रो टू अकाउंटिंग समझ आ जाती है तो बाकी सारी अकाउंटिंग हो जाएंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप सिर्फ पास करने के लिए पढ़ें। अगर आप लोगों ने इसको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा तो पास करवाना ये मेरे बाएं हाथ की गेम है और ये सिर्फ 10 दिन की गेम है, पेपर पास हो जाएगा। लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग क्या पास कर पाएंगे या नहीं।
तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इंट्रो टू अकाउंटिंग तो पास कर जाते हैं, लेकिन आगे FAR 1 उनसे पास नहीं होती, और FAR 1 का सबसे गंदा रिजल्ट होता है। कैफ के तमाम सब्जेक्ट्स में से सबसे गंदा रिजल्ट FAR 1 का है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बैठ के सिर्फ इसीलिए इसको नहीं पढ़ना कि आप लोगों ने एक पेपर को पास करना है, ऐसा नहीं है। आपने ये डिसाइड करके बैठना है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं, तो आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग की बेस को स्ट्रॉन्ग करके अपनी FAR 1 को अच्छा करना है। ऑलराइट, अब चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट्स की तरफ। इसमें हम लोग बज़ाहिर तो चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां से नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर करूंगा, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। जो चीजें नोट्स में से पढ़ानी होंगी ये आपके साथ शेयर हो जाएंगे, और इसके लिए गूगल क्लासरूम का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। आप सब बच्चों ने वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेने हैं। हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल वगैरह मौजूद होगा वो उसी में आपको मिल जाएगा। साथ में ये स्टडी टेक्स्ट वगैरह भी वहीं पे मौजूद हैं, आप वहीं से ही डाउनलोड कर लें। जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह होंगे गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाया करेंगे। वन डे हम लोग डिसाइड कर लिया करेंगे अपने टेस्ट के लिए, और आपके टेस्ट आई कैप के पैटर्न के मुताबिक पढ़ेंगे हम लोग अपनी मर्जी से। लेकिन जो आप लोगों के टेस्ट मैंने लेने हैं रेगुलर टेस्ट, वो सारे के सारे आई कैप के पैटर्न के मुताबिक होंगे, मतलब कि मोस्टली आप लोगों के टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के ऊपर। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। ये वो डेफिनेशन है जिनका सिर्फ जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। जहां पर आप लोगों को ज्यादा एफर्ट पुट करनी होगी वहां पर मैं खुद आपको बता दूंगा। अदरवाइज ये वो डेफिनेशंस हैं कि वो बचपन की तरह आप लोगों ने इनको रट्टा नहीं लगाना। इन डेफिनेशंस को सिर्फ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस क्या है, किस तरह से लेके चलना है, बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इन चीजों के बारे में आपको पता हो। बेसिकली हमारे जो फोकस होना है वो अकाउंटिंग पे होना है, लेकिन अकाउंटिंग भी उसी टाइम पर होगी जब कहीं पे बिजनेस हो रहा होगा, तभी आप भी अकाउंटेंट बनेंगे। आपने जाके अकाउंटिंग करनी है, अदरवाइज आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब रख, वो अकाउंटिंग कहलाता है हमारे पास। आप लोग देखें अकाउंटिंग हर लेवल पर हो रही होती है, कहीं स्मॉल स्केल पर, कहीं हाई स्केल पर। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आप लोग हाई स्केल के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे होंगे, पर आप लोग छोटे छोटे बिजनेसेस की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, आप करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज की अकाउंटिंग। इससे पहले आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आई डोंट केयर। क्या आप लोगों ने FSC मेडिकल की है, नॉन मेडिकल किया है, ICS किया है, ICOM किया है, जो मर्जी किया है, आपको मुबारक हो। आप लोगों के कितने मार्क्स हैं उसके अंदर आपको मुबारक हो, आप ज़हीन थे, बस हो गए। यहाँ पर आपकी पहचान मेरे सब्जेक्ट से हो कि आपको मेरा सब्जेक्ट कितना आता है, मैंने उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को जज करना है। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है वो बस यहाँ तक पहुंचने के लिए था, आप पहुंच गए हैं। चाहे आप लोगों ने FSC मेडिकल की हुई है चाहे नॉन मेडिकल की हुई है, अपने माइंड से ये बात हटा दें कि हमें नहीं आती चीज समझ। आपको चीजें समझ आएंगी अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तो। जो नॉन मेडिकल हो वाले होते हैं अकाउंटिंग उन्होंने भी नहीं पढ़ी हुई, तो हम में से कोई 95% तक ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अकाउंटिंग का वर्ड ही पहली मर्तबा सुना हुआ होगा, इससे पहले अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जिंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमसे ना हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जब डिसाइड कर लिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटिंग तो आना जरूरी है ना, तो इसलिए आप लोगों ने इस पे मेहनत करनी है। इससे पहले ये आप लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या नहीं है, इसको अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाओ, चाहे बाय फोर्स ही क्यों, लेकिन आप बनाओ इसको अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपके रोजगार का जरिया है। अगर आपको अकाउंटिंग ना आती हुई आपको कोई भी कंपनी अपने पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं करेगी। अकाउंटिंग ना आती हुई बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं बन पाओगे, हायर करना तो दूर की बात है। तो इस वजह से अकाउंटिंग आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। ऑलराइट, तो इसके साथ ना अकाउंटिंग के साथ दिल लगी करनी है।
अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझना है, अपने माइंड से डर खौफ वगैरह सब कुछ हटा देना। चाहे आप लोग मेडिकल से हो तो अक्सर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्यों मतलब मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नहीं आती। भाई मुझे जरूरत भी नहीं है आप लोगों की मैथ्स की। जब मुझे नहीं जरूरत तो फिर आप लोगों ने क्या करना है उसका। यहाँ पर जब अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बैठोगे मैंने आपको जीरो से पढ़ाना है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता और मैं अपनी जगह पे ठीक हूं। ऐसा है ना? गुड। तो जब मैं पढ़ा दूंगा तो चीजें समझ आएंगी आपको। ऑल राइट। सिर्फ आप लोगों ने ना मेरे साथ साथ चलना है। जब आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे तो फिर जरूर कामयाब होंगे। अगर आप लोगों ने एक भी दिन ऑफ कर दिया अगले दिन क्लास में नहीं आने दूंगा। और मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस को मजाक बना लिया, आप एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, कभी अपना मुखड़ा दिखा रहे हो कभी नहीं दिखा रहे, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा आपको अपनी क्लास में। मैं उठा के बाहर फेंक। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। पहले ही डिसाइड कर दो पढ़ना है या नहीं। ऑल राइट। तो कल ये डिसाइड करके आके बैठना। आज तो मजबूरी में बैठ के पहला लेक्चर था क्या पता कौन है, लेकिन अब मैं सीरियस होके कह रहा हूँ पहले से डिसाइड करके आके बैठना। आप में से अगर कोई भी ऐसा शख्स मुझे नजर आ गया मेरी क्लास में जो सुस्त होके बैठा हुआ है, तो उठा के बाहर फेंक देना है मैंने उसे। यहाँ पर आके बैठो तो मुझे लगे कि तुम लोग पढ़ने के लिए आए हुए हो। ऑल राइट। ये मेरी क्लास में सोना आराम से बैठना किसी और को सोचना मैं जरा भी नहीं गवारा करता। मेरी क्लास में आ गए तो सिर्फ अकाउंटिंग सोचना उसके अलावा कुछ ना सोचना। ओके। शाबाश गुड। चले अब बात करेंगे हम लोग बिजनेस। बिजनेस में हम लोगों ने कहा कि सबसे पहली चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। जैसे कि अगर आप लोग बात करें ईदी, तो वो भी एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। और बहुत सी ऐसे हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? इन सिंपल वर्ड अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ पीपल है कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने का मकसद सेम होना चाहिए। ये ना हो कि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, ऐसा ना हो, पर्पस सेम हो, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। क्या मतलब कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। अब एक्टिविटी परफॉर्म करना कोई भी एक्टिविटी वो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन पर्पस क्या है? हमें इससे प्रॉफिट हो सके, हम इससे अर्निंग कर सकें। कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अभी भी पर्पस सेम है कि उन्होंने वेलफेयर के लिए काम करना है, उन्होंने प्रॉफिट को अपना पर्पस नहीं बनाया। आपके पर्पस दो हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट को अर्न करना या प्रॉफिट को अर्न ना करना। ये दो पर्पस आपके हो सकते हैं। मतलब प्रॉफिट को अर्न करना तो आप लोग बिजनेस करोगे, और प्रॉफिट को अर्न ना करना तो आप लोग सोशल वेलफेयर करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पे लिखी हुई है, रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पेपर। मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास मौजूद हो गए who are involved in pursuing defined objectives। और वो किसी ऐसी एक्टिविटी में है जिसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन है कि हम इस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक टीम बन जाती है, उस टीम का एक ही पर्पस होता है, वो टीम एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इसी चीज को दूसरे अल्फाज में हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया, एन ऑर्गेनाइजेशन is a group of individuals who come together to pursue a common set of goals and objectives। तो बात बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ अल्फाज को चेंज किया गया है कि यहां पर भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं और उन सब का मकसद एक ही है। तो ये इनका इकट्ठा होना बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज non-business organization and the second one is business organization। non-business organization से क्या मुराद होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस बिजनेस करना ना हो, जिसका पर्पस
बिजनेस करना ना हो। जब हम बात करते हैं ना वर्ड बिजनेस की, मीन्स दैट प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। और जब हमारा पर्पस बिजनेस करना नहीं होता तो हम लोग प्रॉफिट को अर्न नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर? सोशल वेलफेयर कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखें, अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, बल्कि मिल चुके हैं। तो आप लोग ये डेफिनेशन वगैरह सारी वहीं से कर लीजिएगा। यहाँ पर जो चीज यहाँ पे मेंशन ना हो वो अपने पास जरूर लिखो, लेकिन जो चीज ऑलरेडी मेंशन है नोट्स में आप लोगों को मिल जानी है या स्टडी टेक्स्ट में, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो बातें लिखी हुई है ये बहुत जरूरी है, लेकिन जो मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा जरूरी। तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश किया करें। आप जैसे ही लिखने की तरफ फोकस करते हैं तो मतलब आप मुझे नहीं सुनते। लिखा हुआ आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ मैं बोल के जाऊंगा वो दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो अगर बुक से ही पढ़ना था तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा है ना? तो जो चीजें यहाँ पे मेंशन है उनको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप यहाँ पे टीचर की बात को गौर से सुना करें, जो यहाँ पे नहीं है उसको जाके लिखे अपने पास। ऑल राइट, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन does not have profit as an objective, as a goal, such as charity or hospital exist to meet various social needs. It is also known as non-business organization को आप लोग not for profit organization भी कह सकते हैं, and in short NPO, not for profit organization, एनपीओ भी हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा यहां पर देखें एनपीओ, जो आप लोग अकाउंटिंग करते हैं ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है। जो अकाउंटिंग की जाती है, जो हिसाब किताब रखा जाता है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। लेकिन ये हम लोगों ने किस तरह से रखना है वो हम लोग सीखेंगे एफआर 1 के अंदर जाकर। ऑलराइट, जहां इंट्रो टू अकाउंटिंग में हमारा जो फोकस होना है ना वो होना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल स्केल के ऊपर। हम कंपनी की अकाउंटिंग नहीं करेंगे अभी, हम लोग अकाउंटिंग का स्टार्ट स्मॉल स्केल से करेंगे। हम लोग सोल ट्रेडर बनेंगे, जैसे एक दुकान है, एक शॉप है, वहां से अकाउंटिंग का हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से हमने इसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जाके रिकॉर्ड करना है, हमारे एंड रिजल्ट किस तरह से होंगे। जब ये स्मॉल स्केल समझ आ जाएगा ना तो फिर कंपनी की अकाउंटिंग करना आप लोगों के लिए मसला नहीं बनना। तो हमारा जो इंट्रो टू अकाउंटिंग में मोस्टली फोकस होता है ना वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस के ऊपर होता है। और हम लोगों ने अभी अकाउंटिंग सीखनी है तो आपने एक्सपीरियंस स्मॉल स्केल से गेन करना है। जब सीख जाएंगे तो फिर कंपनी की अकाउंटिंग करने लग जाएंगे, इतने में हम लोग एफआर 1 में पहुंच जाएंगे। तो एफआर 1 के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग हमारे पास मौजूद है वो कंपनीज के लिए है, कि अगर आप लोग कंपनी में जाकर बैठे हैं तो आप लोग किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे। तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जरूर करेंगे। पता चल गया है कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ईदी, हाँ जी, अखुवत हो गया, 1122, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का तो काम है। बिल्कुल आपकी बात सही है जी। अच्छा, अब देखो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनका पर्पस एजुकेट करना है। इनका पर्पस हॉस्पिटल्स हैं तो मतलब हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लेकिन वो आप लोगों से चार्ज नहीं कर रहे होते। तो वो सारी की सारी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें। लेकिन इसके अलावा प्राइवेट पर्सन भी अपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जैसे कि आप ईदी को देख लें, ईदी साहब को देखें तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अपने बलबूते पे चला रहे हैं। इसी तरह से अखुवत की एग्जांपल दी गई है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का ऐसे कोई रोल नहीं है। ऑलराइट,
तो ये प्राइवेट भी हो सकती हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती हैं। आपने एनजीओ का नाम सुना होगा। एनजीओ से मुराद यही होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट, जिनमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो ईदी साहब वाली जो हमारे पास है ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना होगा। उसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं? तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख लें, तो क्या आप लोगों को वो फ्री में हेल्थ की सर्विसेज देने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट स्कूल्स देख लें, कॉलेजेस देख लें, तो वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं और उनका पर्पस एजुकेट करना तो है ही, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उनका पर्पस बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऑलराइट, तो अगर आप लोग देखें डॉक्टर हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है और वो सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न कर रहा है, और ऐसे बहुत से और हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप लोग पंजाब कॉलेज को देखें, आप लोग किप्स को देखें, तो उन्होंने ठीक है आप लोगों से एफएससी करवा ली, लेकिन आप लोगों से पैसा भी लिया। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस है बेसिकली है। तो आप लोग बिजनेस किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अच्छा, एक शॉपकीपर बैठा हुआ है आपके घर के बाहर, तो अब वो भी बिजनेस ही कर रहा है। वो बाहर आप लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऑलराइट, तो बिजनेस किसी भी नेचर में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हमारे पास बिजनेस हो सकता है। आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजेशन और उसकी टाइप समझ आ चुकी है। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू परस्यू अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इतनी बात। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज where the purpose is not for profit. All right, the purpose is social welfare. तो non business organization है। Then business organization is the purpose is to earn profit. तो देखिए business organizations और enterprising entity, अब ये इसका सेकंड नेम आ गया। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या था सेकंड? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड नेम हमारे पास क्या है? एंटरप्राइजिंग एंटिटी इंगेज्ड इन। अब भाई अगर आप लोगों ने बिजनेस करना है तो किसी न किसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। तो अगर अपनी तमाम एक्टिविटीज को हम लोग समराइज करें ना, तो तीन किस्म की एक्टिविटीज आती हैं। द फर्स्ट वन इज कमर्शियल, सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल एंड द थर्ड वन इज प्रोफेशनल। आपको बिजनेस करने के लिए इन तीन में से किसी एक एक्टिविटी को चूज करना होता है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, एंड सेल प्रोडक्ट्स। और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या तो आप किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट सेल करोगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। प्रोडक्ट सेल करोगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तब जाके आप लोगों को प्रॉफिट होना है। अब देखिए कमर्शियल से क्या मुराद है? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आपसे कहा जाता है ये कमर्शियल एरिया है। क्या मुराद है वहां पर? कि भाई यहाँ पे रिहाइश नहीं रखनी, ये बिजनेस हब है, यहाँ पर आप अपनी शॉप्स वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे प्लाजे बन सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसे कमर्शियल एरिया कहा जाता है। कमर्शियल एरिया में बेसिकली ट्रेडिंग हो रही होती है, मतलब गुड्स की सेल एंड परचेज चल रही होती है। जैसे दुकानें, ये कमर्शियल एरियाज में आती है। अब अगर वहां पर देखें तो ट्रेडिंग ही है, वो जो सामान लेकर आते हैं उसी सामान को आगे कस्टमर्स को सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। कि 10 रुपए की कोई चीज लेकर आएंगे तो आपको 15 रुपए में सेल कर देंगे, तो वो जो डिफरेंस आता है प्राइसेस के दरमियान वो उनका प्रॉफिट बन जाता है, और इसीलिए वो बैठे हुए हैं वहां पर। ऑलराइट, ये है कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से जाहिर है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर चीजें खुद बनाई जाती हैं। देखिए कमर्शियल एक्टिविटी में आप बनी बनाई चीजें लेकर आएंगे और सेम वही चीजें थोड़ी सी हाई प्राइस के ऊपर कस्टमर्स को सेल कर देंगे, आप खुद से कुछ नहीं बनाते। जबकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंदर आप खुद से प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो आप लोग। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो कहा जाता है तो मतलब उसमें फैक्ट्रीज आ जाती हैं कि आप लोगों ने फैक्ट्री लगाई हुई है, आप खुद कुछ और परचेज करते हो,
उसको रीशेप करते हो, उसे कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हो और वो न्यू प्रोडक्ट जाकर बाहर सेल कर देते हो, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी में हमारे पास सर्विसेज शामिल हैं, जैसा कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपने इन सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे दिए हुए हैं। एम आई राइट? Yes, sir. इसी तरह से डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास नहीं कि मेडिसिन लेकर आए हैं, डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप वगैरह करवाएं, आप उसको फी पे करोगे, उन्हें आपको सर्विसेज दी हैं। इसी तरह से एक लॉयर है आपके पास, उसके पास भी जाएंगे, उसको फी पे करेंगे, तो उसने भी आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर। ऑलराइट, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपका प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी, इसीलिए प्रोफेशनल एक्टिविटी में आता है। आई होप कि ये 3 वर्ड्स आप लोगों को समझ आ चुके हैं। Yes, sir. इन्हीं को बेस बनाकर अब हमारा जो फोकस चलना है वो चलेगा बिजनेस के ऊपर। क्या भाई बिजनेस क्या है हमारे पास, हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर जो फोकस हम लोगों ने रखना है ना, वो बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर रखना है, और बिजनेस की जाके हम लोगों ने अकाउंटिंग करनी है, तो इसीलिए अब बिजनेस का जानना जरूरी है। तो बिजनेस में ये तीनों एक्टिविटीज का होना जरूरी है। अब देखिए, बिजनेस के लिए बिजनेस रेफर्स टू all those activities which are related to the, अब देखें आप क्या कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, या तो आप प्रोडक्शन करें, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें प्रोडक्शन हो रही हो, और परचेज ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग कर लें। फिर कि अगर आप खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो फिर आप ट्रेडिंग करें। क्या मतलब, कि आप गुड्स एज इट इज परचेज करें और आगे जाके सेल कर दें। फिर कहते हैं एड सर्विसेज, या फिर अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सको विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग देम एट अ, और आपका ऑब्जेक्टिव किसी की खिदमत करना ना हो। मतलब टीचिंग की जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को, तो वहां पे प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा होगा, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन जाएंगी, वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज का में शामिल हो जाएंगी हमारे पास। लेकिन अगर हम लोग कोई फी वगैरह चार्ज कर रही हैं और हमारा मकसद अपना प्रॉफिट अर्न करना है, तो सर्विसेज से भी आप लोग अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अच्छा, सर्विसेज के लिए भी हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ये नहीं है कि आप लोगों ने जितनी हमें फी दी सारे का सारा हमारा प्रॉफिट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, इस जो फी आपने दी है उसको हलाल करने के लिए यहाँ पे एसी भी चल रहे हैं, यहाँ पर एक इन्वायरमेंट भी दिया जाता है, यहाँ पर हमारे पास क्लासरूम भी अवेलेबल है, तो तमाम चीजों के रेंट्स वगैरह, बिजली के बिल्स वगैरह भी तो पे करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंस हर जगह पे होता है। प्रॉफिट क्या होता रहता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग अर्न करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आप 10 रुपए की कोई चीज लेकर आएंगे, 15 रुपए में सेल की, तो 15 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं है, 5 रुपए है, अपना एक्सपेंस उसमें से निकालो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ रही है वो आप लोगों के पास आपका प्रॉफिट बनेगा। अब यहाँ आप, जहां आपसे ये कहा गया कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें आप लोग प्रोडक्शन कर सकें, या आप लोग परचेज ऑफ गुड्स करें, या आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें टू अर्न प्रॉफिट, तो हम लोग कहेंगे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब अगर आपसे कोई मिले और आप उससे पूछें आप क्या करते हैं, वो आपसे कहेगा मैं जॉब करता हूं, ये बिजनेस नहीं है। जॉब करना बिजनेस नहीं होता। ऑलराइट, अच्छा जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि क्या जॉब कर रहे हैं, इस तरह का, वो तो सैलरी मिलती है, सैलरी सारे का सारा ही आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट है, आपने खुद कोई बिजनेस नहीं किया। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई मैं बिजनेस करता हूं, तो आपका अगला क्वेश्चन यही होगा क्या बिजनेस करते हैं। तो क्या बिजनेस में वो या तो कहेगा जनाब हमारी फैक्ट्रीज हैं, या आपसे कहेगा मेरी शॉप्स हैं, या आपसे कहेगा मेरे कॉलेजेस हैं, कि मैं या तो सर्विस प्रोवाइड करता हूं, या मैं ट्रेडिंग करता हूं, या मैं प्रोडक्शन करता हूं। ऑलराइट, तो इसी चीज को देखते हुए बिजनेस की 3 टाइप्स आ जाती हैं, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक्टिविटीज कितनी थी, 3। कौन कौन सी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोफेशनल। इन्हीं 3 को बेस बनाकर बिजनेस की 3 टाइप्स हमारे पास आ गई। द फर्स्ट वन इज trading business. The second one is manufacturing business. And the third one is trading business means commercial activity.
Trading business means commercial activities. Manufacturing business means industrial activities. And service-based business means professional activities. All right. तो जो आप लोगों के पास ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस में आप लोगों ने खुद से कुछ नहीं बनाना, बनी बनाई चीजें आप लोगों ने परचेज करनी है। जैसे शॉपकीपर्स बैठे हुए होते हैं, वो खुद से कुछ नहीं बना रहे होते, वो मार्केट जाते हैं, सेम वही प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं और आगे आकर उसको अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। ऑलराइट, और उससे कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ये बात क्लियर? तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स without changing the shape and design of product. All right? अब नेक्स्ट, बस इतना याद कर लेना बहुत है, इससे ज्यादा आप लोगों ने इनकी गहराइयों में नहीं जाना, इससे ज्यादा इसको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर इन डीप पढ़ाना होगा वहां पर हम लोग खुद जाएंगे। हमारा मकसद अकाउंटिंग करना है, लेकिन अकाउंटिंग से पहले जस्ट नो हाउ है अबाउट बिजनेस, कि बिजनेस है क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसकी आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो खुद क्या करते हैं। फिर देखें नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप जो प्रोडक्ट परचेज करते हो वो सेल नहीं करते, आप उस प्रोडक्ट के डिजाइन को, शेप को, यूजेज को चेंज करोगे, उसकी मदद से क्यों कोई न्यू प्रोडक्ट बनाओगे और फिर जाकर उसको सेल करोगे। तो इस सारी एक्टिविटी को क्या कहेंगे हम लोग? क्या आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पार्ट है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब उसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट नहीं कहते, मतलब एक पेन बनाने के लिए आपने प्लास्टिक परचेज किया, वो जो प्लास्टिक है वो आपका रॉ मटेरियल है। ऑलराइट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल के ऊपर थोड़ी मेहनत आपने करनी है, तो उसके लिए लेबर भी लगानी पड़ेगी आपको। जब लेबर लगाएंगे तो उसको वेजेस भी पे करेंगे आप लोग। तो साथ में वो कहता है इंप्लॉइंग लेबर, कि आप लोग इसके ऊपर मजदूर लगाएं, लोगों से, वर्कर से काम करवाएं इसके ऊपर। एंड देन इनकर्ड फर्दर कॉस्ट, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ और कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज कर लेना ही काफी नहीं होता, कुछ और कॉस्ट आपको इनकर करनी है उसके ऊपर, आइदर टू चेंज द शेप, design or packing of the product, and then sale of ultimate finished goods। और जो प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में सेल करोगे उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। सर्विसेज बेस्ड बिजनेस में गुड्स का लेन देन नहीं होता। मतलब देखिए, मैं जिस तरह से आया था मैं बिल्कुल वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन साथ में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देके जाऊं। इससे पहले आप लोगों को इतना पता नहीं था, लेकिन अब आप जान गए हो। मैं आया भी तो इसी के लिए था। ऑलराइट, तो मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जाऊं। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में गुड्स का लेन देन नहीं होता, गुड्स की सेल एंड परचेज नहीं होती, लेकिन सर्विसेज लेने के लिए उस बंदे का एक्सपर्ट होना जरूरी है जिससे आप सर्विसेज लेने के लिए जाएं। उस बंदे की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, और आप उसको उसके टाइम के पैसे दे रहे होते हो। गुड्स तो इन्वॉल्व है नहीं, तो आप लोग जो पेमेंट कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली उसके टाइम की कर रहे होते हैं, क्या आपको उसका टाइम मिला है। ऑलराइट, तो सर्विसेज के लिए इन सर्विस इंडस्ट्री देयर इज नो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जस्ट सर्विसेज और रेंडर्ड टू फैसिलिटेट क्लाइंट्स। अच्छा, हम लोग कस्टमर्स नहीं बोलते, हम लोग क्लाइंट्स बोलते हैं। अच्छा, बात मतलब पैसा ही आना होता है ना। आप एक शॉप पे चले जाओ ना और वहां से गुड्स परचेज करो, आप उस शॉप वाले के लिए उसके कस्टमर्स हो। लेकिन आप लोग एक प्रोफेशनल एजुकेशन में आए, आप लोग हमारे लिए हमारे स्टूडेंट्स हो। ऑलराइट, आप एक लायर के पास चले गए, उसके लिए आप उसके क्लाइंट्स हो। आप एक डॉक्टर के पास चले गए, उसके लिए आप उसके पेशेंट। ऑलराइट, तो नाम चेंज हो जाता है जैसे ही सिचुएशन बदलती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे कस्टमर्स हैं आप, हालांकि आपसे अर्निंग की है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरे कस्टमर्स हैं। मैं आपको पेशेंट्स भी नहीं कह सकता।
मैं यहां पर बैठ के यही कहूंगा, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको क्लाइंट्स भी नहीं बोल सकता। ऑलराइट, लेकिन जब आप किसी वकील के पास जाते हैं, वो ये नहीं कहता मेरा पेशेंट आया हुआ है, वो ये भी नहीं कहता मेरा स्टूडेंट आया हुआ है, वो कहते हैं मेरे क्लाइंट आए हुए हैं। वो कस्टमर का वर्ड भी नहीं यूज करता। तो ये बदल जाती हैं चीजें, जैसे इस सिचुएशन में फर्क आता है। तो कहता है सर्विसेज के लिए मोस्टली जो हमारे पास होते हैं, जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स कहलाते हैं। तो फैसिलिटेट क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवर स्किल्स, नॉलेज, टाइम एंड एक्सपीरियंस। आप लोग खुद देखें, आप बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाने लगे, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लें कि इस मर्ज के लिए बेहतरीन डॉक्टर कौन सा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, शहर में किसका बड़ा नाम है, आप उसके पास जाना पसंद करेंगे। अब एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास कोई नहीं जाता, जब तक के वो स्पेशलिस्ट ना हो किसी चीज में। आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जाके देखते हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। ऐसा है ना? क्यों? क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्पेशलाइजेशन, उसके टाइम के पैसे आपने उसको देकर आने हैं। आपको, आप ठीक हो ना हो उस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसने आपको टाइम दिया। आप वो जो 3,000, 4,000, 5,000 पे कर रहे होते हो, वो उसके टाइम का कर रहे होते हो। मेडिसिन के लिए अलग से पे करते हो। तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला बैठा हुआ है, अब देखो डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो जो मेडिकल स्टोर वाला बैठा हुआ है, वो ट्रेडिंग बिजनेस, वो मेडिसिन खुद नहीं बना रहा, वो बनी बनाई मेडिसिन लाकर आपको आगे सेल कर रहा है, वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। लेकिन वो जिस कंपनी से मेडिसिन ले रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो मेडिसिन खुद से बना रही है। ऑलराइट, आई होप कि आपको बातें समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, मतलब ओनरशिप के हवाले से हम लोगों ने बिजनेस की टाइप देखी। इससे पहले बिजनेस की टाइप 3 ही थी, अब देखनी है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। आप लोगों ने देखा है कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें 1 पर्सन बिजनेस कर रहा है, मतलब एक छोटी सी शॉप है, उसका एक ही मालिक मिलेगा आप लोगों को। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 2-3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जर्नल पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो अपने पास कंपनी बना लेते, और राइट, तो वो उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर लेते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी हमारे पास 3 है। द फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर, एक ही बात है, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर। सोल से मुराद है अकेला, तन्हा, सिंगल। द सेकंड वन इज पार्टनरशिप एंड द थर्ड वन इज कंपनी। सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर, मतलब 1 मैन आर्मी, उसी ने सब कुछ करना है, बिजनेस भी उसी का है, बिजनेस को रन भी उसी ने करना है। बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसे चाहिए थे, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, वो इन्वेस्टमेंट भी उसी की है, मेहनत भी वही कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी उसी की है। तो एट द एंड जो उसके ऊपर रिजल्ट, जो उसको प्रॉफिट्स मिलेगा, वो प्रॉफिट भी उसी का है। अब सारी एक्टिविटीज जब उसकी अपनी थी, तो चाहे उसको प्रॉफिट आए या लॉस आए, उसका अपना है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करे। तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर। ये आता है ऑनरशिप के हवाले से। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने पास इंप्लॉयज नहीं रख सकता, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अकेले बंदे ने काम करना है तो अपने पास नौकर नहीं रख सकता, नौकर रख लिए तो सोल ट्रेडर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने देखना है कि प्रॉफिट की शेयरिंग कितने लोगों में होती है, प्रॉफिट की शेयरिंग कितने लोगों में होती है। अब आप लोग किसी शॉप पे जाते हो, तो शॉप में उनके हेल्पर्स के तौर पर 2-3 लड़के मौजूद होते हैं, क्या वो उनसे उनका प्रॉफिट लेते हैं? नहीं, वो लोग तो उनसे अपनी सैलरीज ले रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सोल ट्रेडर नहीं है, वो सोल ट्रेडर ही है, प्रॉफिट तो खुद ही रखता है ना। अपने काम को परफॉर्म करने के लिए वो चाहे 1000 वर्कर्स ही क्यों ना रख ले, हमने देखना प्रॉफिट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रॉफिट अगर सिंगल पर्सन लेकर जाता है तो वो सोल ट्रेडर है।
ऑलराइट, बात क्लियर हो गई। तो आपने ये नहीं समझना कि शायद उन्होंने को अपनी हेल्प के लिए कोई 2-4 लोग रख लिए हैं तो वो सोल ट्रेडर नहीं रहे, नहीं, वो जो 2-4 लोग रखे वो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके पार्टनर्स नहीं हैं। जब एम्प्लॉयज हैं तो वो उनको सैलरीज पे करेंगे, सैलरीज पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होती, मतलब सैलरीज डिडक्ट करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आता है और वो प्रॉफिट आप सारा खुद लेके जा रहे हो। गॉट इट? अच्छा, अब यहां पे देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which an individual introduces his own capital. कैपिटल से मुराद होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम लोग अकाउंटेंट्स कैपिटल कहते हैं। ऑलराइट, बिजनेस ओनर की तरफ से जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल से परेशान नहीं हो जाना, कैपिटल से मुराद है इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। बातें समझ आ रही हैं सब बच्चों को? तो मुश्किल तो नहीं बोल रहा लास्ट में जी, इधर गर्ल्स में से uses his own skills, तो मतलब बिजनेस भी वो खुद कर रहा है, जो उसके पास नॉलेज होगा उस बिजनेस का वो वही अपना नॉलेज उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। फिर क्या कहते हैं, एंड इंटेलिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। ये अफेयर्स वो वाले अफेयर्स नहीं है, यहाँ पर अफेयर्स से मुराद है एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज, मामलात। ये वो वाले अफेयर्स नहीं है जो आप लोग सुनते रहते हैं, उनसे जरा बच के रहना। ये है कि उस बिजनेस के जो जो मामलात होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए वो अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस का यूज करता है, मतलब अपने मुताबिक लेके चलता है। assumes all the risk of the business and is solely responsible for the results of its। तो भाई बिजनेस खुद कर रहा है तो बिजनेस से जो भी कुछ ऊंच नीच होगी हर चीज का रिस्पॉन्सिबल भी खुद ही होगा, खुद ही उन तमाम तर एक्टिविटीज का जिम्मेदार होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, कहता है ही दस ओन्स ऑल एंड रिस्क ऑल। सोल प्रोप्राइटर के लिए ये टर्म यूज की जाती है कि भाई जो भी प्रॉफिट आएगा उसका अपना है, लेकिन अगर लॉस आ गया तो वो भी उसका अपना है। ओन्स ऑल मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा अपने पास रखेगा, एंड रिस्क ऑल कि लॉस हो गया तो भी खुद बर्दाश्त करेगा। क्लियर? उसके साथ और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेकरी है आपके पास, हार्डवेयर स्टोर है, बार्बर शॉप, नाई की शॉप पे जाते हो तो वो भी अकेला आदमी कर सकता है। फिर आपके पास किसी किस्म का कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं, तो इस तरह से अगर इसको इन शॉर्ट हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच सिंगल पर्सन invest the capital in the business and take all the risks and rewards of the business himself। sole proprietor में कोई इशू? सबको क्लियर? गुड। पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप क्या होता है? देखिए भाई, आपने कहावत सुनी होगी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। देखिए भाई, अगर आप लोग कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे जितना कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से कर सकते हैं, है ना ऐसा? तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास तो 1 लाख रुपए हैं तो बाकियों का बंदोबस्त कहां से करें? या तो उधार लें। अब अगर उधार लेते हैं और वो उधार लेते हैं बैंक से, तो बैंक वालों को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट तो उस टाइम पे करूं ना जब पहले खुद कुछ कमाऊं, पता नहीं मुझे प्रॉफिट हो या ना हो। मैं बैंक वालों, एक वहां से लॉस बिजनेस है, दूसरा बैंक वालों को अलग से इंटरेस्ट पे करूं और फिर पैसा भी वापसी देना पड़ेगा। तो क्यों ना अपने साथ किसी और को शामिल कर लो जिसके पास पैसा हो। आपने किसी और को शामिल किया, उसने आके पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने 4 लाख रुपए उठा के आपको दे दिए, आपके 5 लाख पूरे हो गए, आपने मेहनत करना शुरू कर दी। अब जो प्रॉफिट आएगा आप दोनों आपस में बांट लेना, और इनकेस लॉस हो जाता है तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका वो 4 लाख वाला आके आपके साथ शेयरिंग करेगा लॉस में। और इनकेस और ज्यादा लॉस हो जाता है आपको 4 लाख भी वापस करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर से आप बैंक से लोन लेते, आपको 4 लाख भी वापस करना था, उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग से पे करना था, ये मान के आप खुद लॉस में डूबे पड़े थे। लेकिन अगर पार्टनरशिप में आ गए हैं
तो आपकी ये टेंशन खत्म हो गई है, बर्डन शेयर हो गया है आप लोगों का। ऑलराइट, तो पार्टनरशिप के ये बेनिफिट्स होते हैं। ज्यादा ही जाएगा, लॉस भी तो ज्यादा ही जाएगा, लॉस भी तो उसके हिस्से में ज्यादा आएगा। अच्छा, पार्टनरशिप से अब ये हरगिज मुराद नहीं होता कि 50-50, ये हरगिज नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप से ये भी हरगिज मुराद नहीं है कि 5 लाख चाहिए तो 2.5 लाख मेरा, 2.5 लाख तेरा, ये भी नहीं है। भाई मेरे पास 1 लाख है, मुझसे 1 लाख लो, आपके पास 4 लाख है, अमीर लोग हैं, आप 4 लाख दे दो। ऑलराइट, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, आप घर बैठो 4 लाख रुपए देकर बिजनेस में चलाओ, बिजनेस में ना शामिल होना, आप एक्टिविटीज ना आके परफॉर्म करो। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है। देखो, मेरा अगर कैपिटल कम था तो मैं आप लोगों से कह दूंगा कि भाई 20% मेरा, 80% आपका। तो अगर 100 रुपये अर्न करेंगे तो 20 रुपये मैं रख लूंगा, 80 रुपये आप ले जाना। ओके, फिर दोनों मिलकर काम भी करेंगे। सपोज कि अब मैं काम कर रहा हूं, आप काम ही नहीं कर रहे, या तो आप मुझे सैलरी पे करो मेरे काम करने की, या प्रॉफिट में मेरी शेयरिंग थोड़ी सी ज्यादा कर लो अपने से, तो भी मैं काम करता रहूंगा। तो ये होती है आपकी अपनी म्यूचुअल कॉन्सेंट, आपकी अपनी मर्जी कि आप दूसरे को अपने साथ किन बेसिस पर पार्टनर बना रहे हो। लेकिन पार्टनरशिप के ना बड़े से फायदे हो जाते हैं। एक तो ये कि आप लोगों को पैसा ज्यादा मिल जाता है। दूसरा ये, जो स्किल्स आपके पास है, दूसरे के पास डिफरेंट स्किल्स हैं, दोनों की स्किल्स को कंबाइन करके आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस रन कर सकते हैं। मतलब टीचिंग में देखें, मैं एज अ टीचर क्यूएम, इंट्रो टू अकाउंटिंग और FR1 का सब्जेक्ट टीच करता हूँ इधर सीए के अंदर। उसके साथ पिफा के अंदर भी मैं क्यूएम का सब्जेक्ट टीच करता हूँ ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो अगर यहाँ पर देखें, तो अगर मैंने सपोज अपनी टीम बनानी हो, मैं अपने साथ एज अ पार्टनर किसी को लेकर, वैसे तो मैं एम्प्लॉयज हायर कर सकता हूँ कि मुझे BWCS का टीचर चाहिए, मैंने उसे कहा कि इतनी सैलरी पे करूंगा। मुझे साथ में अगर इकोनॉमिक्स का टीचर चाहिए, उसे भी मैंने कहा कि भाई आपको मैं इतनी सैलरी पे कर दूंगा। I to B के लिए भी इसी तरह। तो मैं सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन मैंने साथ में दूसरे टीचर को हायर किया, मैंने उसे कहा कि आप एम्प्लॉयज के तौर पे ना आए, हमेशा पार्टनरशिप करें। अब मेरी स्किल्स एक अलग है, उनकी अलग स्किल्स हैं, अपने अपना पैसा इन्वॉल्व कर लेंगे, 50-50 की पार्टनरशिप हो सकती है। ऑलराइट, लेकिन अगर सपोज मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, दूसरा एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा कर सकता हूँ, हम 60-40 के ऊपर जा सकते हैं। वो अपनी म्यूचुअल कॉन्सेंट होती है। बात क्लियर? पार्टनरशिप की समझ आ गई होगी। जब 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, लेकिन दोनों का पर्पस सेम हो। अब ऐसा ना हो कि मेरा पर्पस हो प्रॉफिट अर्न करना, अगला कहे जना मैं तो खिदमत खल के लिए बैठा हूं, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर वो मेरा पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? हमारी रूट ही डिफरेंट है, पर्पस ही डिफरेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बन पाएगी। तो पर्पस सेम होना चाहिए कि हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनर्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया, कहते हैं द रिलेशनशिप। अब ये भी तो 2 लोगों के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। और ये जो पर्सन हैं 2 और मोर देन 2 है, लेकिन 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होते। उसके बाद फिर आप लोगों को कंपनी बनानी पड़ जाती है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप लोगों के पास 20 होते हैं, और मिनिमम 2 persons who have agreed to share the profits of a business। अब देखिए, यहां पर उन्होंने कहीं नहीं लिखा इन इक्वल अमाउंट्स, बस आप लोगों ने प्रॉफिट शेयर करना है, सैलरी नहीं लेनी दूसरे से। अगर आप प्रॉफिट की शेयरिंग कर रहे हैं ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर इकट्ठे होकर बिजनेस को रन करो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे के पास स्किल्स ही नहीं है, एक बंदे ने पैसा दे दिया कि ये लीजिए आप कॉलेज बनाते हैं, आप लोग पढ़ाएं, पैसा मैं लगाऊंगा, मुझे टीचिंग नहीं आती लेकिन मैं अपनी अदर एक्टिविटीज करता रहूंगा। अब वो भी हमारा पार्टनर है। ये अलग बात है कि वो टीचिंग में नहीं आ रहा, क्यों? उसके पास वो स्किल्स नहीं थी, तो उसके बिहाफ पर हम लोग रन कर लेंगे। तो तमाम पार्टनर्स का बिजनेस में आके बैठना और उसको रन करना जरूरी नहीं होता, बाकी पार्टनर्स उसको रन कर सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट देखो, अब यहीं तक इसकी डेफिनेशन थी। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? रिस्पॉन्सिबल सारे होते हैं। अब कोई एक पार्टनर भी कोई मिस्टेक करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल सारे पार्टनर आते हैं, वो सजा सबको मिलती है। फिर देखो, persons who have entered in a partnership with one another are called individually। अब उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल पार्टनर्स, कि ये आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। और कलेक्टिवली, और उनको अगर इकट्ठा लेके चलें तो उनको कहा जाता है फर्म। जैसे आप लोग सीए में एडमिशन करने के लिए आए तो आपको गाइड करते करते बताया होगा कि जैसे ही क्या पास कर लोगे उसके बाद आपने एक फर्म में चले जाना है। तो फर्म में बेसिकली दो या दो से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई हुई है, जहां पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपको सिखाएंगे। तो उनको अलग अलग हम कहें तो हम कहेंगे ये फर्म के पार्टनर्स हैं, इकट्ठा कहें तो हम कहेंगे ये फर्म है। और हर फर्म अपने नेम के साथ आता है, हर बिजनेस का भी अपना नेम होता है। तो यहाँ पर आपने उसका नेम भी यूज करना है। एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। ऑलराइट, इसके बाद जो टॉप पे आता है ना हमारे पास, वो है कंपनी, जो हर कोई नहीं बनाता। लेकिन कंपनी के लिए कैसे बनानी है, इसके लिए पूरा कंपनी लॉ है कि आप लोगों ने कंपनी को बनाना कैसे है। जहां पर हमारा मकसद कंपनी किस तरह बनाई जाएगी ये सीखना नहीं है, हमने ये देखना है कि ये जो कंपनी है ना, ये बेसिकली बाय लॉ इसको ना एक पर्सन कहा गया है। मतलब सिर्फ इसमें जान नहीं होती, रूह नहीं होती, अदरवाइज जो एक ह्यूमन बींग्स को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, सारे के सारे कंपनी के पास मौजूद है। मतलब हम लोग अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कंपनी अपने नाम पे कर सकती है। कंपनी अपने नाम पे रखेगी चीजें। कंपनी कभी भी अपने किसी भी डायरेक्टर के नाम पर चीजें नहीं रखती। मतलब कंपनी ने कोई गाड़ी परचेज करनी है ना, डायरेक्टर के नाम पे नहीं जाएगी, कंपनी के नाम पे, क्योंकि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ऑलराइट, जब आर्टिफिशियल इस वजह से कि इसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसमें सिर्फ रो नहीं है, वैसे इसको ह्यूमन बींग्स का ही दर्जा हासिल है। फिर कहा गया कि जैसे हम लोग अपना साइन करते हैं तो कंपनी साइन तो नहीं करेगी, तो कंपनी के पास स्टैंप मौजूद होती है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स उसकी स्टैंप यूज करेंगे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर। और जिस तरह हमारा नेम होता है, कंपनी का भी उसी तरह से नेम मौजूद होता है। कंपनी की भी रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे आप लोगों के पास आपके आईडी कार्ड बने हुए हैं तो मीन्स दैट आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है। कंपनी की भी रजिस्ट्रेशन होती है, कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो कंपनी ये टॉप लेवल पर आएगी। इंट्रो टू अकाउंटिंग में हम लोग कंपनी को डिस्कस नहीं करेंगे। A company is an artificial judicial person having its own name and own seal, मतलब stamp. Company can sue and it can be sued in its own name। जैसे अदालतों में हमारे खिलाफ केस चल सकता है, हम किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं, तो कंपनी अपने नाम से करेगी। आप ऐसे समझे जैसे पाकिस्तान एक कंपनी है, वजीर आजम चाहे जो मर्जी हो, ये होते हैं जस्ट रिप्रेजेंटेटिव। लोग जो मामलात करते हैं, जो एग्रीमेंट्स करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहे होते हैं बजाहिर, लेकिन पाकिस्तान के लिए हो रहे होते हैं। बाद में प्राइम मिनिस्टर चला जाए तो हम उससे ये नहीं कह सकते भैया आपसे कर्जा तो शहबाज शरीफ ने लिया था, हम क्यों वापस करें। तो उन्होंने कर्जा शहबाज शरीफ को नहीं दिया था, पाकिस्तान को दिया था, तो कंपनी को दिया था। तो और उन्होंने अगर केस करना होगा, वो शहबाज शरीफ के खिलाफ केस नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ केस करेंगे। फिर उस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो लड़ेगा उससे। ऑल राइट, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर आपने कहा कि जो बिजनेस नहीं है तो फिर सर्विसेज प्रोवाइड तो करते हैं।